हेलो दोस्तों, सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके पहले फोर्स जितना भी था हम कवर कर चुके हैं और ये जो लेक्चर है हमारा, ये आखिरी लेक्चर होगा इसका, है ना, फोर्स टॉपिक का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो आइए डेफिनेशन पे ले जाने से पहले मैं आपको इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप सभी को पता होगा, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, मोशन का क्या बोलता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, है ना, वो एक ही दिशा में, मतलब स्ट्रेट लाइन में, उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो स्ट्रेट लाइन में चलने की है। ठीक है, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये नेचुरली क्या चाहेगा कि मैं स्ट्रेट लाइन में चलूँ। ठीक, अब सर्कुलर मोशन में क्या हो, और उन्होंने ये भी बोला था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि अगर आपको इसकी स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन को चेंज करना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, है ना। अब देखिए, सर्कुलर मोशन में होता क्या है, अब हम समझेंगे। तो एक कोई पार्टिकल है, इसकी टेंडेंसी थी कि ये सीधा जाए, तो थोड़ी दूर तक ये सीधा गया, ठीक है। अब मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा डेविएट कर दिया, तो ये इस वाली डायरेक्शन में आ गया। इसी तरीके से थोड़ा और चला अपनी स्ट्रेट लाइन में और फिर मैंने इसको डेविएट कर दिया, तो ये अब इस वाली डायरेक्शन में आ गया। इसी तरीके से ये डेविएट करते गए, ठीक है, ये डेविएट होते गया। अब हो क्या रहा था कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक इनवर्ड फोर्स लग रहा था, है ना, थोड़ा सा इस साइड फोर्स लगा तो ये थोड़ा इस साइड डेविएट हुआ, फिर ये इस साइड डायरेक्शन में जाने लगा, थोड़ा सा इधर से फोर्स हुआ लगा, तो ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ डेविएट हो गया। तो इसने क्या किया, इस तरीके का ये डेविएट अंदर की तरफ होता गया और वापस अपने पोजीशन पे पहुंच गया। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में थोड़ा सा टाइम इंटरवल ज़्यादा है ना, थोड़ी देर का समय लिया उसने थोड़ा डेविएट होने के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो डेविएट होने का समय है, इसको मैं और कम कर दूं, जैसे यहाँ पे इतना सा था, इसको मैं और कम कर दूं, तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा 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 इस तरीके से दिखेगा ना, कि डेविएट तो होता जा रहा है ना, डेविएट तो होता जा रहा है ये, लेकिन जो जिस टाइम इंटरवल में ये अपनी डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कर रहा था, वो और कम होता जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट जब इसका जो डायरेक्शन चेंज करने का टाइम इंटरवल वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट था, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये हमें सर्किल के जैसे मूव होते दिखाई देगा, मतलब सर्कुलर मोशन में दिखाई देगा। तो आई होप आपको इतनी चीज़ तो समझ में आई होगी कि अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है कहीं पे, इसका मतलब एक ये एक्सटर्नल फोर्स तो होगा जो क्या कर रहा है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या करता है, कंटिन्यूअस चेंज करते जाता है ना। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, क्योंकि नेचुरली तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है ना। थोड़ी दूर पे गया ये ऑब्जेक्ट, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, है ना, फिर थोड़ी दूर पे गया तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही थी। और ये किस कारण से हो रही थी, कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था जो इसको इस वाली डायरेक्शन में खींच रहा था, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई कि अगर सर्कुलर मोशन करवाना है तो किसी ऑब्जेक्ट पे हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा, है ना। और समझने वाली बात ये है कि यही जो एक एक्सटर्नल फोर्स है, यही क्या है, सर्कुलर मोशन का कॉज है। मतलब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे होते तो जो ऑब्जेक्ट था वो क्या करता, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते जाता, है ना। लेकिन हमने वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसलिए सर्कुलर मोशन जनरेट हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स था, ये और कोई नहीं, यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इसका फोर्स था, जो इसकी कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर मोशन में चला जाता था ऑब्जेक्ट, तो वो उस फोर्स का नाम क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये तो एक मैंने क्लियर कट, जैसा हमारी सभी वीडियोस में हम करते हैं, एक आउटलाइन देख लेते हैं, है ना। तो वही एक मैंने आउटलाइन दे दिया आपको कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पूरा समझा दिया। अब चलिए इसको आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा हम समझते हैं इसको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ
मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो अगर किसी बॉडी को आपको सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे मूव कराना है या सर्कुलर मोशन में लाना है तो इस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस फोर्स के बिना आप किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में नहीं ला सकते। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हो गया। अब देखते हैं ये फोर्स लगता कैसे। ये फोर्स हमेशा रेडियस के अलोंग लगता है। इस पॉइंट को अभी होल्ड पे रखिए, हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये फोर्स हमेशा कैसा लगता है, रेडियस के अलोंग लगता है और टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, अब आइए इन चीज़ों को समझते हैं। ये दो पॉइंट क्या थे। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। अब इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में जाने की। तो ये ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, स्ट्रेट लाइन में जाने की, इस वाले डायरेक्शन में जाने की। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या है, चेंज हो गई उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन, अब वो इस वाले पॉइंट में जा रहा है, मतलब वो टेंजेंशियल उसकी डायरेक्शन है हमेशा। ठीक है, तो इसकी जो कोई भी वेलोसिटी होगी, अगर इसकी टेंडेंसी इस वाली डायरेक्शन में जाने की है, इसका मतलब जो कुछ भी इसकी वेलोसिटी है वो भी कहाँ जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में ही होगी। तो मतलब ये वाली जो डायरेक्शन ये किसकी है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब ये थोड़ी दूर गया, मतलब ये तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज कर रहा है, लेकिन उतने पास पास हम शो नहीं कर सकते ना बोर्ड पे। एकदम पास पास हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग डायग्राम हो जाएगा। तो मान लीजिए जस्ट बाद उसके जे वाला पॉइंट आया और इसने फिर से अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। तो अब इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली जो ये एरो बना है ना, ये वाली इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सपोज करिए आप कि एक सेंटर है, ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है। ये ऑब्जेक्ट एक रेड कलर की स्ट्रिंग से, रस्सी से बंधा हुआ था और हम इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, रोटेट करा रहे थे। ठीक है, रिवॉल्व करा रहे थे इस सेंटर के चारों ओर। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी की तो ये वाली हो गई डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, जो इनवर्ड फोर्स हमने देखा था ना, इनवर्ड फोर्स लगता था, तो वो फोर्स लग रहा था इस वाली डायरेक्शन में। तो ये क्या करता था, इस साइड को ये खींचता था इसको, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी और चेंज हो जाती थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से इस वाली डायरेक्शन में लगा फोर्स, तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो फिर से अंदर की तरफ मुड़ गई, है ना। तो ये अब इस वाली डायरेक्शन में हो गया, फिर से ये इस वाली डायरेक्शन में लगा, फिर से ये इस वाली डायरेक्शन में, और इसी तरीके से ये टूवर्ड्स दी सेंटर लगा जितनी बार भी ये फोर्स लगा, है ना। जितनी बार भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, ये कैसा लग रहा था, टूवर्ड्स दी सेंटर। और देखो, अगर ये सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट इसकी सरकमफेरेंस पर चल रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई ना। ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस हो गई। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा था ये किसके अलोंग लग रहा था, ये लग रहा था अलोंग दी रेडियस। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इधर पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपने समझ लिया कि क्या होता है, कि जो इसकी जो फोर्स, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव कराता है, वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी फोर्स के कारण हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर क्या होती, थोड़ी सी बेंड होते जाती है। और एकदम कम टाइम इंटरवल पे जब बेंड होते जाती है तो क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन बन जाता है ना। अब देखिए, अब हमने जब एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, इसका मतलब चाहे वो बढ़ा रहा हो तो एक्सेलरेशन बोलेंगे, कम कर रहा हो तो रिटार्डेशन बोलेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एकदम ठीक बात है। और वहीं पर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा ना तो वहां पर भी एक्सेलरेशन होगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन में हम क्या लेते थे, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम मैग्नीट्यूड को ना बदलें, सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल दें, क्या कर दें, डायरेक्शन बदल दें, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो v थी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से जैसे ही उसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो उसकी एक और दूसरी वेलोसिटी निकल के आएगी, मान लो इसको v न्यू दे दो। ठीक है, मतलब जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है ना तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, लेकिन वेलोसिटी, डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब
इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ और वेलोसिटी थी, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो यहाँ पे कोई और वेलोसिटी हो गई। मतलब चेंज इन डायरेक्शन तो आ रहा ना यहाँ पे। इसका मतलब अगर चेंज इन डायरेक्शन आ रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट ये कोई ना कोई एक्सेलरेशन में जा रहा है, कोई ना कोई एक्सेलरेशन शो कर रहा है। और सर्कुलर मोशन के टाइम पे जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता ही होता है ना। और कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख लें आप। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, और आर क्या है? आर उसकी है रेडियस। आई होप आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमने समझ लिया, ठीक है। अब भाई सेंट्रीपिटल फोर्स मेजर भी तो करना है, और मेजर करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं ना हम, उसी को मेजर करना है, तो उसको वो एक टाइप का फोर्स ही। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी फोर्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट का मास मैं m ले लूँ, क्या ले लूँ? m, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इसको Fc से डिनोट कर देते हैं अपन। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा? m इंटू, और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कर रहा होगा वो, तो अब इधर पे एक्सेलरेशन कितना कर रहा है हम देख चुके हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे हम मास इंटू क्या कर देंगे? वी स्क्वायर अपॉन आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइनली फॉर्मूला निकल के आएगा दोस्तों एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, देखिए आप ये नहीं बता सकते कि ये पूरे सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बता रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो इधर पे कुछ और सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, इधर पे कुछ और सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी सेम रहेगी, पूरे इस सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी सेम रहेगी, तो पूरे सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये फॉर्मूला बताने का क्या मतलब था? फॉर्मूला बताने का मतलब ये था कि जब पेपर में 3 मार्कर में सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तो वहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला लिखना ही लिखना होगा। एग्जामिनर आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ही कि आप इसका फॉर्मूला तो जरूर लिखें, और डेफिनेशन अगर हो पाए तो लिख ही देना वहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमें ये पता चल गया कि अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। इसका मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंट है मतलब वहाँ पर सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल कोई भी आप उठा के देखोगे सब जगह सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। जैसे अब मान लो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर, ठीक है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों ओर, तो वो किस कारण से कर रहे हैं? वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं सन के चारों ओर, तो वो किस कारण से? एक कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, आप अगर जो कोई रोड सीधी जा रही है और रोड एकदम से सर्कुलर पाथ बन जाती है, एकदम से कर्व्ड सरफेस बन जाती है ना, रोड मान लीजिए इस तरीके से जा रही है और वो ऐसे कर्व्ड हो जाती है, तो यहाँ पे भी एक टाइप का सर्कुलर मोशन हुआ। तो ये भी सर्कुलर मोशन किस टाइप से होगा? किस वजह से होगा? कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएंगे ना तो क्या होगा? आप सीधे निकल जाएंगे। तो आप मतलब एक चीज़ समझिए कि अगर आप ऐसा कोई टर्न है और आप बहुत ज़्यादा स्पीड से ऐसे आ रहे हो और आपने सडन एकदम गाड़ी मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो टायर होते हैं गाड़ी के उनमें फ्रिक्शन कम होता है और जो बॉडी रहती है उसको फ्रिक्शन की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऐसे टर्न पे वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर उसने सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा प्रोवाइड नहीं कर पाया वो, तो क्या होता? इंसान पूरी तरीके से मुड़ नहीं पाता और वो सीधा निकल जाता और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है।
ठीक है। इसलिए जब एकदम अंधे मोड़ आते हैं ना, तो वहाँ पे पहले से एक साइन लगा होता है कि आगे एकदम शार्प टर्न है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे अपनी स्पीड स्लो कर लें और आप अपने आप को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाएँ। क्योंकि अगर आप स्पीड तेज करते हैं वहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो आपकी टायर का फ्रिक्शन है वो आप उसको ओवरकम बहुत ज़्यादा तरीके से कर पाएंगे, है ना। और वहाँ पे आप सीधे निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आप मुड़ नहीं पाएंगे वहाँ पे और एक्सीडेंट हो जाएगा। आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और फॉर्मूले को भी। दोस्तों, तो अब हम समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो एक बार डेफिनेशन पे आने से पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि असल में ये होता क्या है। तो एक आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात हम यहाँ पे भी करेंगे कि वो क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब नेचुरल टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, है ना। लेकिन अब जब सर्कुलर मोशन की बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को जाना चाहिए इस वाली डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन वाली डायरेक्शन में, लेकिन हम एक अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। रेडियस के अलोंग लगता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, एक फोर्स अप्लाई करते हैं और इसकी स्ट्रेट लाइन वाली डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। और ऐसे ही जब हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं तो अपन को सर्कुलर मोशन मिल जाता है ना। तो होता ये है कि इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है। कोई कह रहा है कि मुझे स्ट्रेट लाइन में जाना है, लेकिन अब तुम उसे बोल रहा हो नहीं भाई, थोड़ा सा इस साइड से फोर्स लगा के बोल रहा हो कि नहीं तुम अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा डेविएट कर लो, तो वो थोड़ा सा तो अपोज करेगा उस चीज़ को, क्योंकि उसके पास क्या है, इनर्शिया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो उसके पास इनर्शिया भी आ जाएगा, और इनर्शिया के कारण क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का प्रयास करेगा। उसको उसकी इच्छा क्या रहेगी हमेशा कि वो स्ट्रेट लाइन में ही चलता जाए। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इस वाले डेविएशन को अपोज करेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक थोड़ा सा फोर्स लगाएगा कि नहीं मैं तो स्ट्रेट लाइन में ही जाऊंगा। तो जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रहा था तो ये अपनी नेचुरल टेंडेंसी के कारण एक अपोजिट फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन ये कहाँ पे लगेगा, ये हमेशा लगेगा अलोंग द रेडियस, है ना, क्योंकि रेडियस से ही अटैच है वो। तो ये क्या लगेगा, अलोंग द रेडियस लगेगा और अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। अवे फ्रॉम द सेंटर क्यों लगेगा, क्योंकि वो जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको अपोज कर रहा है वो, है ना। क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो तो स्ट्रेट लाइन में जाए, लेकिन तुम लगे हो कि नहीं तुम इस तरीके से डायरेक्शन अपनी चेंज करते जाओ और एक सर्कुलर मोशन बना लो, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं सर्कुलर मोशन नहीं, मुझे तो स्ट्रेट लाइन में जाना है। तो इस वजह से क्या होगा, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर होगा और अलोंग द सेंटर लगेगा। आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कोई कार है, ठीक है, इसको इसमें डायग्राम से समझते हैं कि कोई कार है और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे जा रही है, सर्कुलर पाथ पे जा रही है, ठीक है। ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कल है, इधर पे वो कार है और उसने सर्कुलर मोशन इस तरीके से लेना चालू किया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप ये कार तो सर्कुलर मोशन करना चालू कर देती है इस तरीके से, लेकिन अगर आप बैठे हो तो आपको फील होता है कि कार पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस साइड लग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ बैठा है उसको एक अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स फील होता है। और कई बार हम लोग जो इस साइड वाली विंडो है ना, विंडो उससे जाके चिपक जाते हैं, है ना। तो ये किस कारण से होता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। आई होप आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अंडरस्टैंडिंग तो बन गई होगी, है ना, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या और ये किसके कारण से लगता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मोशन के कारण लगता है, ठीक है। ये चीज़ एकदम क्लियर है। अब आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट से पहले उनको जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो है ना, ये फोर्स तो लग रहा था नेचुरल टेंडेंसी के कारण, लेकिन अपोजिट किसके लग रहा था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था
उसके अपोजिट ही लग रहा था ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसीलिए हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कैसे ले सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन के रूप में ले सकते हैं इसको। हमने पढ़ा है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी तरीके से भी हम इसको मान सकते हैं, है ना। ये एक्चुअली इसका कॉज वो है नहीं, उसका रिएक्शन है नहीं, लेकिन हम रिएक्शन के जैसे ले सकते हैं कि अगर किसी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पे ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा अगर, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, है ना। तो इट कैन बी रिगार्डेड एज रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एकदम क्लियर बात हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि इट इज अ सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए सूडो का मतलब होता है फेक, है ना। कोई भी चीज अपन सूडो बोलते हैं तो फेक या इमेजिनरी टाइप की चीज हो जाती है ये, है ना। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक सूडो फोर्स है तो इसको आसान भाषा में क्या बोलेंगे, ये क्या है, फेक फोर्स है, फेक फोर्स है। अब ऐसा क्यों, देख लेते हैं। क्योंकि देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं, फ्रेम ऑफ व्यू, ठीक है। अब देख लेते हैं इस चीज का क्या मतलब है। अब क्या है कि एक मान लीजिए ये यहां पे एक ऐसा झूला है, ठीक है, झूला है, ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से ये घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, इसमें सवारी कर रहा है झूले की और इस तरीके से घूम रहा है, ठीक। अब मान लो एक दूर से कोई व्यक्ति देख रहा है इसके लिए, ठीक है, दूर से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, हाथ बांधे खड़ा है और दूर से वो इसको देख रहा है। तो उसको ये चीज तो दिख रही है कि ये जो व्यक्ति है ये सर्कुलर मोशन में है ना। उसको ये चीज तो दिख रही है कि ये जो व्यक्ति है ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और इस व्यक्ति के ऊपर कोई एक ऐसा फोर्स फील कर रहा है ये व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो इस व्यक्ति को नहीं दिख पा रहा ना। इसको तो सिर्फ इतनी चीज दिख रही है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए इस पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो इसकी कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये तो इसको देख के ही पता चल रहा है, लेकिन जो ये व्यक्ति है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ये एक और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है ना। कौन वो फोर्स, किस डायरेक्शन में फील कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील कर रहा है। लेकिन वो जो वो फोर्स फील कर रहा है वो इस व्यक्ति को नहीं दिख पा रहा ना, वो तो सिर्फ ये व्यक्ति को दिख पा रहा है जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सर्कुलर मोशन के अंदर है। सिर्फ वही व्यक्ति उस चीज को महसूस कर पा रहा है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो ये अपनी आंखों से भी देख सकता है, जो दूर खड़ा व्यक्ति है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो तो देख पा रहा है। इसीलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है वो कैसा है, ओरिजिनल फोर्स है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है और जो ये जो व्यक्ति है जो एक्सपीरियंस कर रहा है सिर्फ उसी को पता चल रहा है, ठीक है, वो कैसा है, फेक फोर्स है। क्योंकि ये सबको पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ उस व्यक्ति को पता चलेगा जो सर्कुलर मोशन में है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी देख के बता देगा कि अगर ये व्यक्ति अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना। अब ये चीज तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि ये अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा और अलोंग द रेडियस लगेगा, ठीक है। अब एक और बात देख लेते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कैसा होगा, ये एकदम इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। मान लो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब अपन ने मैग्नीट्यूड इसके पहले देख चुके हैं कि क्या होता है, mv²/r, ठीक है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, mv²/r, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन रहती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, अवे फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो वही वाली बात हो गई, एवरी एक्शन हैज
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, या रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये सेंटर की तरफ लग रहा था, वो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा था, एकदम क्लियर बात हो गई। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिनोट कर रहा है, ये इज इक्वल टू mv² अपॉन r²। अगर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, FC से मैंने डिनोट किया है सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो क्या लिखेंगे, माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए। आइए अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स दैट अराइजेज when a body is moving actually along a circular path। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे नहीं लगता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब अराइज होता है, कब वो अपने अस्तित्व में आता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करने लगे किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तो बात ही नहीं आती। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमेशा आएगा, ठीक है। और बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। ये भी हमने देख लिया कि ये किसके वर्च्यू के कारण हो रहा है, किसके कारण ये फोर्स जनरेट होता है। ये होता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब हर बॉडी की क्या होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी कि वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ में चले, और उसी के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। आई होप आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छी तरीके से समझ आ गया है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, तो इसके एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका अगर मैं देखूं जो आपकी डेली लाइफ से भी बहुत रिलेट कर पाएगा, तो वो है वॉशिंग मशीन। क्या है, वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि ये मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, और ये इसके अंदर इसका जो चेम्बर होता है वो है, ठीक है। अब ये चेम्बर के चारों तरफ भी एक ऐसा बॉक्स रहता है, वो हमें दिखता नहीं है, और ये जो चेम्बर है इसमें क्या होता है, पूरे में ऐसे पानी भर देते हैं, पानी भरा रहता है, ठीक है। अब ये पानी क्या करता है, इसी के साथ साथ सर्कुलर मोशन करता है, ठीक। अब पानी सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, तो एक ये अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो जो पानी है वो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अंदर लग रहा है सेंट्रीपिटल और बाहर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल। अब होता क्या है कि जब भी हम कपड़े इसमें डालते हैं तो कपड़े पानी के साथ साथ सर्कुलर मोशन करते हैं, और उसके अंदर जो डर्ट होता है वो पानी में डिज़ोल्व होके बाहर की तरफ पानी में डिज़ोल्व होने लगता है। और जैसे ही वो सर्कुलर मोशन करता है ये वाला चेम्बर, तो यहाँ पे पोर्स होते हैं, पूरे चेम्बर में पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पोर्स। तो इन पोर्स की हेल्प से जो पानी है वो बाहर की तरफ आने लगता है ना। और जो डर्ट पार्टिकल हैं वो भी क्या करते हैं, अगर वो डर्ट पार्टिकल इस पोर के कांटेक्ट में नहीं है तो वो तो अंदर ही रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो पोर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बाहर की तरफ जैसे ही फोर्स लगाते हैं और इस पोर की हेल्प से वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और वो पानी में डिजोल्व होकर जितना भी गंदा पानी रहता है वो बाहर आ जाता है, और कपड़े से जो डर्ट रहता है वो भी निकल जाता है, और वो ड्रेन पाइप से अपना बाहर आ जाता है। आई होप आपको ये वॉशिंग मशीन वाला केस समझ में आया होगा, है ना। अब इसी तरीके से क्या होता है कि जो क्रीम सेपरेटर होता है वो भी सेम प्रिंसिपल पर चलता है ना, कि वो सर्कुलर मोशन करेगा, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो जो क्रीम है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सेंटर में आ जाएगी, और जो बाकी का लिक्विड है वो क्या करेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बाहर की तरफ चला जाएगा, दूर हो जाएगा। तो क्रीम और जो मिल्क है या जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग। तो आई होप आपको ये एग्जांपल से अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल पहले भी हम देख चुके हैं कि जब कार एक सर्कुलर पाथ में जाती है तो कार पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो कार सर्कुलर मोशन कर पाती है, और जो अंदर व्यक्ति बैठा है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, जिसके कारण वो अवे फ्रॉम द सेंटर अपने आप पे एक फोर्स फील करता है, और वो उस विंडो से चिपक जाता है जो अवे फ्रॉम द सेंटर है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ हमारा जो फोर्स वाला टॉपिक है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। धन्यवाद।